गुड मॉर्निंग टाइम लगी। पिछली क्लास में अपन बात कर रहे थे डायरेक्ट रिएक्शन में C3 साइकिल्स की, जिसकी कुछ स्टेप अपन ने पढ़ी थी। अब उस C3 साइकिल्स की पूरी प्रोसेस को अपन ने एक रेखीय पाथ के द्वारा भी दर्शा दिया और उसके स्टेप को अपन आज दोबारा शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप का नाम है बेटा, यहां से शुरू होता है फॉस्फोराइलेशन ऑफ राइबोज मोनोफॉस्फेट। राइबोज मोनोफॉस्फेट का फॉस्फोरिलीकरण। अब वायुमंडलीय CO2 को ग्रहण करने का कार्य किसका बेटा? 5 कार्बन की श्रृंखला राइबोज बाइफॉस्फेट। लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट में किसके रूप में पाई जाएगा? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा भाग में राइबोज मोनोफॉस्फेट के रूप में पाई जाती है। तो राइबोज मोनोफॉस्फेट को राइबोज बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए उसका सबसे पहले क्या होता है? फॉस्फोरिलीकरण होता है। फॉस्फोरिलीकरण होने के लिए राइबोज मोनोफॉस्फेट ATP के साथ क्या करता है? इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम हो गया फॉस्फोपेंटोकाइनेज एंजाइम का नाम क्यों है मैंने पहले बता दिया। तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है? राइबोज बाइफॉस्फेट। अब राइबोज बाइफॉस्फेट कितने कार्बन का परमाणु है बेटा? 5 कार्बन कंपाउंड है। और राइबोज मोनोफॉस्फेट भी कितने कार्बन का है? 5 कार्बन कंपाउंड। सेकंड स्टेप का नाम दिया था अपने कार्बोक्सिलेशन ऑफ राइबोज बाइफॉस्फेट। अब वायुमंडलीय CO2 को ग्रहण करने का कार्य होता है किसका? राइबोज बाइफॉस्फेट। अब किसी भी आधार के साथ CO2 का जुड़ना क्या कहलाता है? कार्बोक्सिलेशन। किसके साथ जुड़ रहा है? राइबोज बाइफॉस्फेट के साथ। इसलिए इस स्टेप का नाम क्या दिया गया? कार्बोक्सिलेशन ऑफ राइबोज बाइफॉस्फेट। अब कार्बोक्सिलेशन को प्रेरित करने वाला एंजाइम कौन सा होगा? रूबिस्को, जिसकी फुल फॉर्म में मैंने क्या बताई थी? राइबोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज। रूबिस्को में राइबोज बाइफॉस्फेट यहां तक तो वो आधार का नाम है और CO का कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीडेज। रूबिस्को एक डुअल नेचर का एंजाइम है जो बेटा क्या कर सकता है? कार्बोक्सिलेशन भी कर सकता है और ऑक्सीडेशन। यदि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है तब ये ऑक्सीडेशन करेगा राइबोज बाइफॉस्फेट का, और यदि CO2 की सांद्रता ज्यादा है तब ये कार्बोक्सिलेशन का कार्य करेगा। अब राइबोज बाइफॉस्फेट का कार्बोक्सिलेशन होने का मतलब राइबोज बाइफॉस्फेट के साथ कार्य करने वाला CO2, तो कितना कार्बन जुड़ रहा है? 1 कार्बन जुड़ रहा है। तो उसके फलस्वरूप 6 कार्बन कंपाउंड बनता है। कौन सा? बीटा ऑक्सो एसिड। क्या बनता है? बीटा ऑक्सो एसिड। ये बीटा ऑक्सो एसिड एक कैसा बना एसिड यौगिक है जिसका हो जाता है जल अपघटन, अर्थात जल जुड़ जाता है और जल जुड़ने से बीटा ऑक्सो एसिड किसमें टूट जाता है? 3PJ के 2 अणु में टूट जाता है। तो यहाँ CO2 के ग्रहण करने पर बनने वाला कार्बन साइड 3 कार्बन 3 फॉस्फोरिक एसिड है। 3 कार्बन 3 फॉस्फोरिक एसिड होने के कारण इस साइकिल का नाम क्या रखा अपने? C3 साइकिल, जिसका विस्तार को अध्ययन केल्विन जॉनसन ने किया था। अब 3PJ का एक अणु काबू में क्या हो जाएगा? तो थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा? रीफॉस्फोराइलेशन ऑफ 3PJ। अब फॉस्फोट्रायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 3PJ का एक अणु एक ATP के साथ क्या करता है? तो ये फॉस्फोट्रायोकाइनेज ट्रांसफरेज का एंजाइम है। ATP से फॉस्फेट समूह को ट्रांसफर कर देगा किस पर बेटा? 3PJ पर। 3PJ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1,3-डाई-PJ। इनके अणुसूत्र मैंने आपको दिखा बताई थी पिछली क्लास में। तो 1,3-डाई-PJ का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ 3PJ के कितने अणु है अपने पास? 2। तो ATP कितनी आवश्यकता पड़ेगी बेटा? 2 ATP।
तो 1 डाइपीजे के कितने अणु बनेंगे? 2 अणु। प्रत्येक 3 पीजे कितने कार्बन का 3 कार्बन फॉर्म है। अब 1 डाइपीजे का क्या होता है? अपचेन। अपचेन के लिए अपचेन पहले एंजाइम कौन सा था? फॉस्फोग्लिसरोडीहाइड्रोजिनेज। एंजाइम फॉस्फोग्लिसरोड क्यों किया? क्योंकि किया जाता है फॉस्फोग्लिसरो है। साथ में डीहाइड्रोजिनेज क्यों किया? क्योंकि ये एनएडीपी को क्या करता है? डीहाइड्रोजिनेशन। डीहाइड्रोजिनेशन से क्या निकलती है? हाइड्रोजन आयन निकलते ही वो एल्केन बन जाएगा। वो हाइड्रोजन आयन 1 डाइपीजे का अपचयन कर देते हैं इसमें ट्रिपीजियल। तो फोर्थ स्टेप का नाम क्या हो गया बेटा? रिडक्शन ऑफ वन थ्री डाइपीजे का क्या बेटा? अपचयन। अब 1 डाइपीजे के एक अणु का अपचयन करने के लिए एक एनएडीपी की आवश्यकता पड़ती है, तो 2 के लिए 2 एनएडीपी की आवश्यकता पड़ती है। तो 3 पीजे के लिए कितने अणु बन जाएंगे? 2 अणु बन जाएंगे। यहां तक अपन ने पढ़ा। अब फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन याद करो बेटा, 6CO2 + 12 H2O। तब जाके आपके पास एक अणु किसका बनता है? ग्लूकोज का बनता है। तो इसका मतलब ग्लूकोज के एक अणु का निर्माण करने के लिए CO2 के कितने अणु चाहिए? 6 CO2 के अणु। अब 6 CO2 को ग्रहण करने के लिए राइबोज बाइफॉस्फेट के लिए कितने अणु चाहिए? 6 अणु। 6 अणु का निर्माण करने के लिए राइबोज मोनोफॉस्फेट के लिए कितने अणु चाहिए? 6 अणु। तो 6 राइबोज मोनोफॉस्फेट को 6 राइबोज बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए एटीपी कितनी चाहिए? 6 एटीपी। तो उसके प्रस्तुत बीटा ऑक्सीडेज के कितने अणु बनेंगे? 6 अणु। एक अणु से कितने पीजे के अणु बनते हैं? जरा प्रतीक होने से 2 बनते हैं। तो 6 का अपघटन करने के लिए 6 कितने अणु चाहिए? तो 3 पीजे के कितने अणु बनेंगे बेटा? 12 अणु। अब 3 पीजे के एक अणु को 1 डाइपीजे में कन्वर्ट करने के लिए 1 एटीपी, तो 12 कितने बेटा? 12 एटीपी। अब 1 डाइपीजे के एक अणु का रिडक्शन करने के लिए 3 पीजे में एक एटीपी की आवश्यकता पड़ती है। तो 12 अणु की बेटा कितनी आवश्यकता पड़ेगी? 12 एटीपी। तो उसके प्रस्तुत 3 पीजे के कितने अणु हो जाएंगे? 12 अणु बनेंगे। अब यहां तक की पूरी प्रोसेस में आपके पास 3 पीजे के कितने अणु बन गए? 12 अणु। अब 3 पीजे के 12 अणु का निर्माण करने के लिए कहां से शुरू हुई थी प्रोसेस? राइबोज मोनोफॉस्फेट से। यहां से यहां तक की प्रोसेस पूर्ण होने पर कितने एटीपी खर्च हो गए बेटा? तो 6 एटीपी यहां खर्च हो गई, 12 एटीपी यहां खर्च हो गई। तो यहां आपका कितने एटीपी खर्च हो चुके बेटा? 18 एटीपी। जबकि एटीपी कितना यूज हो चुका है? 12 एटीपी। अपना एंड प्रोडक्ट क्या है? अपना तो प्रोडक्ट है किसका निर्माण करना? ग्लूकोज का निर्माण करना। अब 5वां स्टेप आपका क्या हो जाएगा बेटा? पांचवा स्टेप हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ अब ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या है? C6H12 और 6। क्रियात्मक समूह कौन सा है? कार्बोनिक समूह कौन सा है? एल्डिहाइड। अगर इसको बढ़ा के देखें संरचना सूत्र देखें ग्लूकोज का, तो CHO CHOH 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 CH2OH, ये ग्लूकोज हो गया। अब आपका 5वां स्टेप अपने क्या लिया? फॉर्मेशन ऑफ ए ग्लूकोज। अब जो 3 पीजे के 12 अणु बने हैं, इन 12 अणु में से 2 अणु किसका निर्माण करते हैं बेटा? ग्लूकोज के निर्माण में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। अब 3 पीजे के 12 अणु में से 2 अणु द्वारा किसका निर्माण होना है? ग्लूकोज का निर्माण होना है। कैसे होता है? तो सबसे पहले 3 पीजे का अणुसूत्र क्या बताया था आपको? याद करो बेटा, ये सूत्र हो गया बेटा किसका?
फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अब दो अणु से किसका निर्माण होना है? ग्लूकोज का निर्माण। 3PCl के दो अणु में से एक अणु अपने आइसोमर में क्या हो जाता है? चेंज होता है। अब 3PCl का आइसोमर क्या था? डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड के स्थान पर क्या पाया जाता है? कीटोनिक। और कीटोनिक समूह कार्बोहाइड्रेट में से कितने नंबर कार्बन पाया जाता है? 2 नंबर है। तो इसको वैसे के वैसे लिखो बेटा, नीचे वाले कार्बन की पोजीशन वैसे के वैसे छोड़ दो। अब इसमें से 2 हाइड्रोजन को हटा दो, कौन सा समूह आ जाएगा? कीटोनिक समूह। एल्डिहाइड आपके पास ग्रीन था बेटा। अब ये दोनों हाइड्रोजन को हटाए हैं, वो एक यहां दो बेटा और एक यहां संयोजकता पूरी करने के लिए यहां दो। ये आपके पास क्या बन गया बेटा? डाइहाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी हो गया बेटा, एसीटोन है और साथ में फॉस्फेट है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसको अगर ऐसा लिखना चाहो तो CH2OH। अब आपके पास 3PCl के दो अणु में से एक अणु बदल गया, किसमें? उसकी आइसोमर बेटा किसमें? DHA। इस अभिक्रिया को प्रयोग करने वाला एंजाइम बनेगा फॉस्फोट्रायोल्स आइसोमेरेज। अब आपके पास एक अणु बन गया जिसका 3PCl का और एक अणु बन गया किसका? DHA। अब ट्रांस एंडोलेट एंजाइम की उपस्थिति में 3PCl का एक अणु व DHAP का एक अणु आपस में क्या हो जाता है बेटा? जुड़ जाता है। और जोड़ने के लिए इसको उल्टा करके ऊपर ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका CH2OP, C डबल बॉन्ड O, CH2OH। अब इन दोनों का क्या कर दो? प्लस कर दो। प्लस हो गए तो इसकी संयोजकता को पूरा करके देखो बेटा, अपन इसको न्यू लिखते हैं। यही तो है। और इसकी वैलेंसी को अगर सही करके देखें तो इसमें बेटा H यहां है और यहां क्या है? डबल बॉन्ड। अब जोड़ने के लिए ये बॉन्ड बनाना है आपको कार्बन कार्बन वाला। कार्बन कार्बन वाला बॉन्ड बनाते हैं। इस कार्बन की संयोजकता भी 5 हो गई, इसकी भी कितनी हो गई? 5 हो गई। तो यहां से एक हाइड्रोजन क्या कर दो बेटा? निकाल दो। तो इसकी कितनी रहेगी? अभी 4। इसकी अभी कितनी है? 5। तो ऑक्सीजन की संयोजकता है कार्बन के साथ एक रख दो और एक निकालेंगे हाइड्रोजन के साथ रखो। ये आपके पास जुड़ गया। जुड़ते ही अब ये क्या बन गया? 1 2 3 4 5 6 और साथ में कीटोनिक समूह है, तो क्या बन गया बेटा? फ्रूक्टोज। साथ में कितने फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं? कितने समूह जुड़े बेटा? 2। कौन से कार्बन पे? फर्स्ट और सेकंड, सॉरी 6 पर, तो फ्रूक्टोज 1,6 है डाइफॉस्फेट। क्या बन गया आपके पास बेटा? फ्रूक्टोज 1,6 है डाइफॉस्फेट। अब फ्रूक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट किया करता है बेटा किसके साथ? जल के साथ। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में। जब फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रूक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट किया करता है तो एक फॉस्फेट समूह किस रूप में बाहर निकलता है? H3PO4 के रूप में। तो क्या बन जाता है? CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH, 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 CH2OP।
अब ये बन गया आपके पास फ्रूक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रूक्टोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोफ्रूक्टो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में फॉस्फोफ्रूक्टो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में अपने आइसोमर को बदल जाता है किसमें? ग्लूकोज 6 से फॉस्फेट। कैसे बदलेगा? वही बेटा यहां से हाइड्रोजन निकाल दो, ये स्केच हो गया और यहां ऐड लगा दो, यहां ऐड लगा दो, डबल बॉन्ड बढ़ा दो, क्या बन गया? ग्लूकोज 6 से फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पुनः किसके साथ क्या करेगा बेटा? H2 के साथ। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो फॉस्फेट ग्रुप किस रूप में बाहर निकल जाएगा? H3PO4 के रूप में, और क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। अब इस प्रकार 3PCl के दो अणुओं से किसका निर्माण हो गया? ग्लूकोज का निर्माण हो गया। अब ग्लूकोज जल में क्या है? घुलनशील है क्योंकि मोनोसेकेंड है, तो ये पादप शरीर में क्या नहीं हो सकता? संचय नहीं। जैसे जैसे ग्लूकोज बनता जाएगा, ग्लूकोज के वापस में डूबे जाएंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा, और किसका निर्माण हो जाएगा? स्टार्च। स्टार्च को पादप शरीर क्या कर लेते हैं? संचय कर लेते हैं, जो जंतुओं के लिए या मानव शरीर से भी जंतुओं के लिए ऊर्जा क्या बन गया बेटा? स्रोत बन गया। यह आपका हो गया कौन सा स्टेप? 5वां स्टेप। अब छठा स्टेप है बेटा साइक्लिक प्रोसेस। तभी मानते हैं जब जो पदार्थ प्रारंभ में यूज होता है उसका पुनः क्या होगा? निर्माण। तो छठा स्टेप बनेगा बेटा रीजनरेशन ऑफ राइबोज मोनोफॉस्फेट। राइबोज मोनोफॉस्फेट का पुनः निर्माण। अब राइबोज मोनोफॉस्फेट का के कितने अणु काम में लिए थे आपने? 6 अणु काम में। अब राइबोज मोनोफॉस्फेट का पुनः निर्माण, यदि पुनः निर्माण नहीं होगा साइकिल दोबारा नहीं चलेगा तो प्रोसेस वहीं क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो पुनः निर्माण करने के लिए या साइकिल को जारी रखने के लिए आपको राइबोज मोनोफॉस्फेट का क्या करना पड़ेगा बेटा? पुनः निर्माण करना। अब पुनः निर्माण किससे करोगे? आपके पास क्या बचा? तो दूसरी तरफ 3PCl के कितने अणु थे? 12 अणु थे। इन 12 अणु में से 2 किसके निर्माण में काम आ गए? ग्लूकोज के। तो पीछे 3PCl के कितने अणु बच गए बेटा? 10 अणु बच गए। अब 3PCl के 10 अणु में से के द्वारा राइबोज मोनोफॉस्फेट के पुनः कितने अणु का निर्माण होगा बेटा? 6 अणु का पुनः क्या होगा? निर्माण होगा, जो अपना था। तो राइबोज रीजनरेशन ऑफ राइबोज मोनोफॉस्फेट यानी राइबोज मोनोफॉस्फेट का पुनः निर्माण किससे होगा? तो 3PCl के जो 12 में से 10 अणु हैं वो पुनः किसके निर्माण में भाग लेते हैं? राइबोज मोनोफॉस्फेट के 6 अणु के निर्माण में काम। अब वैसे क्या करना? 3PCl के एक अणु में कितने कार्बन है? 3। आपके पास 3PCl के अणु कितने बच गए? 10। कितने कार्बन हो गए बेटा? 30 कार्बन का कम। और दूसरी तरफ राइबोज मोनोफॉस्फेट में कितने कार्बन है? एक में 5 है, कितने अणु हैं? 6। कितने कार्बन हो गए बेटा? 30 कार्बन बन जाएंगे वापस। अब राइबोज मोनोफॉस्फेट का 3PCl के 10 अणु से पुनः निर्माण निम्न अभिक्रियाओं के द्वारा क्या होता है? संपन्न होता है। तो छठा स्टेप है आपके पास रीजनरेशन ऑफ राइबोज मोनोफॉस्फेट। कितने होगा? 6 अणु। राइबोज मोनोफॉस्फेट कितने कार्बन का है? 5 कार्बन। किससे हो रहा है? 3PCl के 10 अणु। अब कैसे निर्माण होता है? तो वो स्टेप वाइज अपन को पढ़ना है। सबसे पहला स्टेप आता है फॉर्मेशन ऑफ DHA। अब प्रत्येक 3PCl का सूत्र क्या है? CH
3 pgn phosphotravels आइसोमेरेज एंजाइम द्वारा अपने आइसोमर किसमें बदल जाता है DHAP डाइहाइड्रोक्सीएसिटोन फॉस्फेट और 3-PGN में क्या आता है अणुसूत्र दोनों का समान है 3-PGN में एल्डिहाइड कार्बोनिल समूह पाता है जबकि DHAP में एसीटोन समूह या कीटोनिक समूह पाता है कैसे चेंज किया था अभी अपने थोड़ी देर पहले बताया था ये आपके पास 3-PGN इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है बेटा DHAP में तो इसके दोनों हाइड्रोजन यहां से क्या करो निकाल दो ये दोनों अपने क्या कर देगा निकाल तो कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए यहां कौन सा बॉन्ड आ जाएगा डबल क्या निकाले दो हाइड्रोजन आयन निकाले उसमें से एक हाइड्रोजन आयन किसके साथ होगा ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ अब कौन सा बॉन्ड रहेगा सिंगल बॉन्ड तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई 3 एक दूसरा हाइड्रोजन निकाला था वो यहां हो तो ये आपके पास क्या बन गया DHAP अब डाइहाइड्रोक्सीएसिटोन फॉस्फेट में तो कीटोनिक समूह है जबकि 3-PGN में कौन सा है एल्डिहाइड अब फॉर्मेशन ऑफ DHAP में अपन ने कहा कि जो 3-PGN है वो फॉस्फोट्राइल आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में अपने आइसोमर DHAP में क्या होता है चेंज हो जाता है कितने हो 3-PGN के 10 अणु में से 4 अणु फॉस्फोट्राइल आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा DHAP तो इस रिएक्शन के द्वारा आपके पास 3-PGN के 10 अणु में से 6 अणु तो किसके बच गए 3-PGN के और 4 अणु किसके बच गए बेटा किसके बच गए DHAP फर्स्ट स्टेप हो गया बेटा फॉर्मेशन ऑफ DHAP तो फर्स्ट स्टेप हो गया बेटा फॉर्मेशन ऑफ DHAP कितने अणु बन गए बेटा 4 सेकंड चरण का नाम है बेटा फॉर्मेशन ऑफ फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट अब एक अणु 3-PGN का और एक अणु DHAP का कौन से एंजाइम की उपस्थिति में ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में आपस में क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं पिछले वाले ग्लूकोज वाले रिएक्शन बनाया था तब किसका निर्माण होता है कैसे जुड़े जोड़ना भी मैंने बताया था फ्रुक्टोज 1,6 से डाइहाइड्रोज अब ये जो अपन 3-PGN का एक अणु में लेकर बेटा कितने अणु मिले 2 अणु और DHAP के भी कितने अणु मिले 2 अणु तो फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के कितने अणु बनने का 2 अब फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण करने के लिए 2 अणु आपने किसके लिए बेटा 3-PGN के 2 अणु आपने किसके लिए DHAP के तो 3-PGN के आपके पास कितने अणु बचे 4 अणु और DHAP के कितने अणु बचे बेटा 2 अब फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के भी आपके कितने अणु बन गए 2 अणु अब 2 में से एक बार फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जल योजित हो जाता है किसी परिस्थिति में फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में तो एक फॉस्फेट अणु किसी रूप में बाहर निकल जाएगा पहले कार्बन से एसिड के रूप में तो बचेगा क्या फ्रुक्टोज 6
6 फॉस्फेट प्लस एक अणु किसके रूप में निकल गया बेटा H3PO4 के अणु कितने थे आपके पास दो अणु तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के लिए कितने अणु दो अणु तो H3PO4 के लिए कितने अणु बन गए बेटा दो। सेकंड स्टेप आपका क्या हो गया बेटा पूरा हो गया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का क्या हो गया और ऊपर कितना साथ में कितना बचा है 3PGL के 4 अणु और DHAP के 2। तीसरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ जाइलोज 5 फॉस्फेट प्लस एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। अब आपके पास पीछे वाले इस रिएक्शन में क्या बना फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का एक अणु 3PGL के एक अणु के साथ क्या करता है क्रिया करता कौन से एंजाइम की उपस्थिति में ट्रांस कीटोनेज एंजाइम। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कितने कार्बन है बेटा 6 कार्बन 3PGL में कितने कार्बन है 3 कार्बन टोटल कितने हो गए 9 कार्बन 9 कार्बन कार्बोहाइड्रेट आपस में दोनों 9 कार्बन हो गए क्रिया करके एक अणु को बनाता है किसका जाइलोज 5 फॉस्फेट और एक अणु बनाता है किसका एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। इसमें एल्डिहाइड समूह है इसमें कीटोनिक समूह है। अब ये हो गया बेटा कितने कार्बन का 4 कार्बन का और ये हो गया। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के आपके पास अणु कितने थे बेटा 2 अणु तो 3PGL के लिए कितने अणु लेने पड़ेंगे आपको 2 अणु और 3PGL के यहां पर कितने बच गए बेटा 2 अणु। ट्रांसकीटोनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या करेंगे तो जाइलोज 5 फॉस्फेट जो 5 कार्बन का है उसमें कितने अणु बनेंगे बेटा 2 अणु और एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के लिए कितने अणु बनेंगे 2। आपके पास अब तक 5 कार्बन श्रृंखला के कितने अणु बन गए बेटा जाइलोज 5 फॉस्फेट के कितने अणु बन गए 2 अणु। और आपको भी कितने कार्बन की श्रृंखला बनानी है राइबोज मोनोफॉस्फेट के 6 अणु बनाने हैं वो प्रत्येक राइबोज मोनोफॉस्फेट की कितने कार्बन का है तो जाइलोज 5 फॉस्फेट को एक बार वैसा का वैसा। अगला स्टेप है बेटा और इसके साथ एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के भी कितने अणु बन गए 2 अणु। अगला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ सूडो हेक्टोनोज 7 फॉस्फेट। अब पीछे वाले समीकरण में आपके पास एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट 4 कार्बन की संख्या बेटा के कितने अणु बने 4 2 अणु बने। इन 2 अणु में से पहले बेटा किसको लो आपने एक अणु किसके साथ जुड़ता है बेटा DHAP इसका भी कितना अणु लो एक अणु। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में ट्रांस एग्रोलेज एंजाइम की उपस्थिति आपस में क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं। एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट कितने कार्बन का है 4 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट। DHAP कितने कार्बन का है 3 कार्बन का आपस में जुड़ जाते हैं तो कितने कार्बन की संख्या बनती है 7 कार्बन की संख्या बनती है जिसका नाम है सूडो हेक्टोनोज 17 डाइफॉस्फेट। कैसे बदला बेटा तो ये आपके पास CH2OH
ट्रिपल बॉन्ड O CH2OH CH2OP, ये तो BHAP प्लस इलेक्ट्रॉन्स 4 कार्बन की संख्या का ये हो गया इलेक्ट्रॉन्स और फॉस्फेट ये हो गया BHAP। अब इनको जोड़ो तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, तो इसको उल्टा करके लिख दो बेटा, ये यहां फॉस्फेट लिया हो और यहां क्या लिया हो OH, उल्टा करके लिख दिया, इसको BHAP। अब ये कार्बन कार्बन के बीच क्या बन गया बेटा, बॉन्ड बन गया। बॉन्ड बनते ही यहां कितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए बेटा, 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए, सॉरी 1 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया, इसको हटा दो, ये तो ऐसे है क्या, 1 हाइड्रोजन यहां से हटा दिया, इसको आप लिख जाओ तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, इस वाले एक्स पर जाओ तो यहां से डबल बॉन्ड आएगा। कितने कार्बन की 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन की संख्या को हम कहते हैं सूडो हेप्टुलोज। कितने फॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट समूह है सूडो हेप्टुलोज 17 डाई। अब BHAP के दो गुण काम आ गए, तो BHAP का बैलेंस आपके पास क्या हो गया, 0। अब एक अणु निकल जाए तो सूडो हेप्टुलोज 17 डाइफॉस्फेट का एक अणु बनेगा, इलेक्ट्रॉन के भी 2 अणु बनेंगे, तो BHAP के भी कितने लो, 2 अणु ले लो, तो सूडो हेप्टुलोज 17 डाइफॉस्फेट के कितने अणु बनेंगे बेटा, 2 अणु। अब सूडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट जो है उसका संयोजन कर दो, कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, फॉस्फेट एंजाइम की उपस्थिति में एक अणु किसका निकल जाएगा, H3PO4 के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो 7 कार्बन की कौन सी संख्या बच जाएगी बेटा, सूडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। अब सूडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट की कितने अणु बच गए बेटा आपके पास है, 2 अणु बच गए। पांचवा स्टेप है formation of xylulose and ribose। अब एक तक तो पीछे वाली रिएक्शन बेटा आपके पास सूडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट के 2 बच गए, और एक तरफ आपके पास 3PGL के कितने अणु बच गए बेटा, 2। सूडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट में से एक अणु और 3PGL में से एक अणु को आपस में मिला कर दो, कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, ट्रांसक्रिप्टोफेज। सूडो हेप्टुलोज के एक अणु में कितने कार्बन बेटा, 7 कार्बन, 3PGL में कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 7 3 10 आपस में मिला करके 5 कार्बन का तीसरा कार्बन बनती है बेटा कौन सी, ज़ाइलोज मोनोफॉस्फेट या बाइफॉस्फेट, और एक बनती है बेटा राइबोज बाइफॉस्फेट। अणु कितने कितने देखो, 2 अणु ले लो, तो ज़ाइलोज बाइफॉस्फेट के भी कितने अणु, 2 अणु, राइबोज बाइफॉस्फेट के भी कितने अणु, 2 अणु। ज़ाइलोज बाइफॉस्फेट की 5 कार्बन की है और राइबोज में कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की, तो आपके पास इस प्रकार 5 कार्बन की संख्या के टोटल कितने अणु बन गए बेटा, तो ये 2 ज़ाइलोज के और 2 पहले बन गए थे, तो ज़ाइलोज के कितने बन गए बेटा, ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट या ज़ाइलोज है इसको मोनोफॉस्फेट भी कह सकते हैं, कितने अणु बन गए, 4 अणु। और राइबोज 5 फॉस्फेट ये भी कितने कार्बन के बेटा, 5 कार्बन की, इसके भी कितने अणु बन गए, 2, तो 5 कार्बन की संख्या के आपके पास कितने अणु बन गए टोटल, 6। और बनाने में किसके हैं 5 6 अणु,
राइबोज के रहे हैं आपके पास कौन सी है राइबोज। अब छठा स्टेप हो गया फॉर्मेशन ऑफ राइबोज मोनोफॉस्फेट। अब जाइलोज मोनोफॉस्फेट के चार अणु आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में किसी बन जाते हैं राइबोज मोनोफॉस्फेट के चार अणु में, और राइबोज 5-फॉस्फेट भी आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में बदल जाता है किसमें राइबोज मोनोफॉस्फेट के कितने अणु में दो अणु में। इस प्रकार राइबोज मोनोफॉस्फेट के कितने अणु बन गए 6 अणु का पूर्ण क्या हो गया निर्माण हो गया। साइकिल क्या हो जाएगा राइबोज मोनोफॉस्फेट वापस किसको ग्रहण करेगा CO2 को, और वो इसी प्रकार की प्रोसेस क्या होती रहेगी चलती रहेगी। इसके साथ ही आपका कौन सा साइकिल पूरा हो गया C3 साइकिल्स। अब C3 साइकिल्स के द्वारा ग्लूकोज के एक अणु का निर्माण करने के लिए एनर्जी बैलेंस देखिए बेटा तो एनर्जी बैलेंस में आपके पास ग्लूकोज के एक अणु का निर्माण करने के लिए एटीपी कितने का चाहिए यूज एटीपी कितनी हुई 18 एटीपी यूज एनएडीपी कितने मिला 12 एनएडीपी। ये दोनों प्रोडक्ट कहां से मिला लाइट। अब अपन कहते हैं प्रकाश संश्लेषण दिन में ही संभव होता है रात्रि में क्यों नहीं होता है क्योंकि रात्रि में CO2 का अपचयन हो सकता है लेकिन रात्रि के समय अपचयन करने के लिए जो समानीकरण शक्ति एटीपी और अपचयनकारी शक्ति एनएडीपी का निर्माण नहीं होता है, इसलिए CO2 का अपचयन करने के लिए ऊर्जा नहीं मिलती है, इसलिए फोटो में रात्रि को प्रकाश संश्लेषण है। अब कई बार क्वेश्चन नीट में पूछा गया है C3 साइकिल्स के द्वारा ग्लूकोज के एक अणु का निर्माण करने के लिए कितने एटीपी का चाहिए बेटा, तब तो अपन ने कह दिया 18 एटीपी प्लस 12 एनएडीपी। अब कई बार ये भी पूछा जाता है C3 साइकिल्स के द्वारा CO2 के एक अणु का अपचयन होने के लिए कितनी ऊर्जा खर्च होती है, तो ये बेटा किसका निर्माण करने के लिए खर्च हुई है ग्लूकोज के एक अणु का निर्माण करने के लिए 18 एटीपी प्लस 12 एनएडीपी खर्च होती है। आपके पास ग्लूकोज के एक अणु का निर्माण करने के लिए CO2 के कितने अणु काम करेंगे 6 CO2 के अणु आपने क्या किया बेटा काम किया। तो एक CO2 के लिए कितना हिसाब आ गया, तो एक CO2 के अणु के लिए 18 में 6 का भाग दोगे तो कितने एटीपी बेटा 3 एटीपी, और कितने एटीपी 12 में 6 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 2 एटीपी। तो C3 साइकिल्स के द्वारा CO2 के एक अणु का अपचयन करने के लिए 3 एटीपी और 2 एटीपी खर्च होती है, या अपन कह सकते हैं ग्लूकोज के एक अणु का निर्माण करने के लिए 18 एटीपी प्लस 12 एनएडीपी खर्च होती है। इसी के साथ C3 साइकिल्स पूरा हो गया बेटा। थैंक्स। थोड़ा सा ये लेसन है बढ़िया लेसन है, इनको बढ़िया तरीके से क्या करते रहना बेटा, क्या करना। थैंक्स।